हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस जो कि तुलनात्मक राजनीति है, उसके यूनिट 3 के बारे में। ये यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो आपके सिलेबस में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आज की वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको इस चैप्टर के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं वो आपको पता हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एज वेल और स्टडी से रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो आज का जो हमारा यूनिट है वो यूनिट 3 है और यूनिट का नाम है संसदीय और अध्यक्षता व्यवस्था यूके और यूएसए। मतलब यूके मतलब इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, और यूएसए मतलब अमेरिका। ठीक है। तो जो संसदीय और अध्यक्षता व्यवस्था है वो यूके और यूएस की है। तो चलिए आज देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या पॉइंट है। तो मैंने सारे पॉइंट को अंडरलाइन कर रखा है, तो हम सिर्फ वही देखेंगे क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो है कि रूसों की लोकतंत्र की अवधारणा उनकी सामान्य इच्छा की अवधारणा में निहित है। ठीक है। तो रूस की जो रूस मतलब हम यहाँ पे रशिया की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जो इनकी लोकतंत्र की अवधारणा है वो उनकी सामान्य इच्छा है, मतलब ऐसी इच्छा जो कि हर व्यक्ति के पास होती है। ठीक है। जो सामान्य है, कोई भी व्यक्ति उस इच्छा को मांग सकता है, तो वो इनकी लोकतांत्रिक अवधारणा है। धीरे धीरे 19वीं सदी के बाद मताधिकार के विस्तार, नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता की पुष्टि, शासकों आदि के अधिकार पर अंकुश लगाने के साथ साथ दुनिया के 193 देश में लोकतंत्र का अर्थ विस्तृत हो गया। ठीक है। तो 19वीं सदी के बाद, ठीक है, 19वीं सदी के बाद अराउंड 193 देशों ने लोकतंत्र को अपनाया। ठीक है। 19वीं सदी के बाद 193 देशों ने लोकतंत्र को अपनाया और उनमें काफ़ी सारे विस्तार हुए। जैसे कि उनको जिन देशों ने भी लोकतंत्र को अपनाया वहाँ पे लोगों को मताधिकार का अधिकार मिला। दूसरा, नागरिकों को स्वतंत्रता मिली। शासकों के अधिकार पर अंकुश लगाने के लिए कुछ संस्थाएं भी बनाई गई ताकि जो शासक है वो अपना कार्य अपनी मनमर्जी ना कर सके। ठीक है। इसके बाद आता है उदार लोकतंत्र का अर्थ। यहाँ पे है उदार लोकतंत्र का अर्थ जिम्मेदार सरकार की उपस्थिति, पहला पॉइंट। कानून का शासन, दूसरा। स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव और राजनीतिक जवाबदेही कहलाता है। ठीक है। तो लोकतंत्र का अर्थ मतलब उदार लोकतंत्र वही है जहाँ पे सरकार की उपस्थिति हो, कानून का शासन चलता हो, स्वतंत्र व निष्पक्ष हो चुनाव। ठीक है। राजनीतिक जवाबदेही हो, मतलब राजनीतिक जवाबदेही मतलब जो राजनेता हैं वो टाइम टाइम पे आके लोगों को जवाबदेही दे सकें। ठीक है। वो जवाब दें कि उन्होंने क्या क्यों करा आखिर ये काम और इस काम को करने के क्या कारण थे। ठीक है। इसके बाद आता है, इसका तात्पर्य ये है कि लोकतंत्र आमतौर पर चुने गए प्रतिनिधियों या राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा चलाया जाता है जो बदले में लोगों के प्रति जवाबदेह होता है। तो यहाँ पे इसका तात्पर्य इस चीज़ से रिलेटेड किया गया है कि लोकतंत्र जो है वो आमतौर पर लोगों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है। या फिर राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा चलाया जाता है और जिसके बदले यह लोगों के प्रति जवाबदेही होता है। अगर ये कुछ भी कार्य करता है तो इसको लोगों को जवाब देना होता है। वे नीतिगत निर्णय लेते हैं और स्थायी कार्यकारी या नौकरशाही के से इसका कार्यनिर्वहन सुनिश्चित करते हैं। जो भी लोकतंत्र को चलाता है, ठीक है, चाहे वो कार्यपालिका हो चाहे लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हों, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं और वो कार्यकारी और नौकरशाही के कार्य जो वो कार्य कर रहे हैं उनके प्रति सुनिश्चित होते हैं। ठीक है। उनके प्रति वो देखते हैं कि आखिर क्या कार्य हो रहा है और ये कार्य किस लिए किया जा रहा है। इसके बाद आता है राजनीतिक कार्यकारी सरकार का शीर्ष स्तर बनता है। ठीक है। वह लोग जो राजनीति से जुड़े कार्य करते हैं वो सरकार का सिर होते हैं। ठीक है। सरकार का सिर दर्शाते हैं। लोकतांत्रिक सरकार को दो श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, सरकार का संसदीय रूप और सरकार का राष्ट्रपति रूप। लोकतंत्र सरकार को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला सरकार का जो संसदीय है, संसद से रिलेटेड, दूसरा उसको राष्ट्रपति से रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद आता है पारमार्थिक प्रणाली। संसद फ्रेंच शब्द पार्ल जिसका अर्थ है चर्चा या बोलने से निकला है। ठीक है। तो जो संसद शब्द है वो फ्रेंच भाषा के पॉल शब्द से आया है जिसका अर्थ है चर्चा करना या फिर बोलना।
यह एक ऐसी जगह की संदर्भता करता है जहां लोग किसी राष्ट्र के मामले के बारे में चर्चा या विमर्श करते हैं। ठीक है, तो संसद जो शब्द है वो एक ऐसी जगह को दर्शाता है जहाँ पे लोग अपने देश से रिलेटेड, ठीक है, लोगों से, जनता से रिलेटेड विचारों पर बातें करते हैं। ठीक है, विचार विमर्श करते हैं और मुद्दों को वहाँ पे सुलझाया जाता है। व्यापक अर्थ में यह उन सभी राजनीतिक प्रणालियों को संदर्भता करता है जिन्हें देश में को संचालित करने के लिए लोगों द्वारा चुना गए प्रतिनिधियों की एक विधानसभा मिली है। ठीक है, तो संसद एक ऐसी जगह को भी दर्शाता है जहाँ पे लोगों के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो वहाँ आके विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, और जितनी भी लोगों के लिए एक तरह की संस्थाएं बनाई गई हैं, ठीक है, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानसभा, पंचायत, ये कुछ ऐसी जगह हैं जो जहाँ पे लोगों से जुड़े मुद्दों को विचार विमर्श से निपटाया जाता है। उसके बाद आता है संसदीय लोकतंत्र में दो प्रकार देखे जा सकते हैं। संसद के जो लोकतंत्र है उसमें दो प्रकार देखे जा सकते हैं। पहला संसदीय गणतंत्र, दूसरा संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए साथ के साथ कि संसदीय लोकतंत्र में दो प्रकार देखे जा सकते हैं, संसदीय गणतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। इसके बाद आता है भारत, जर्मनी, इटली आदि संवैधानिक राजतंत्र के मामले में है राज्य का प्रमुख राजतंत्र होता है। ठीक है, राज्य का जो प्रमुख है वो राजतंत्र होता है, जबकि सरकार का प्रमुख संविधान से या उसके बिना संसद से आता है। और जो सरकार का प्रमुख होता है वो संविधान से नहीं आता, ठीक है, या उसके बिना संसद से आता है। संविधान से जुड़े जो नियम होते हैं या तो उसके द्वारा चुना जाता है, ठीक है, या फिर उसे संसद के द्वारा आता है। उदाहरण के लिए यूके, जापान, डेनमार्क आदि में ठीक है। उसके बाद आता है राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों के प्रमुख होते हैं जो सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। मंत्रियों को अपने विवेक से चुना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों के प्रमुख होते हैं, और दूसरा ये लोगों द्वारा सीधा चुने जाते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति हम लोग चुनते हैं, हम लोग सांसद को चुनते हैं। संसद में जाते हैं, ठीक है, वहाँ से मंत्रिमंडल बनता है और फिर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उसके बाद आता है दूसरा टॉपिक आता है कि संसदीय प्रणाली की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मतलब संसद की जो कुछ प्रणालियाँ हैं उनकी विशेषताएं हैं। नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारी। ठीक है, नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारी से सिंपली पता चलता है कि नाम मात्र मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है बट वो कार्य नहीं करता, और वास्तविक कार्यकारी मतलब जिस व्यक्ति का नाम नहीं है बट वो सारे महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति या सम्राट नाम मात्र अर्थात डी ज्यूरिक कार्यकारी है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का एक कार्यकारी है, परंतु प्रधानमंत्री उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति या मोनार्क राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, राष्ट्रपति को यहाँ पर राष्ट्रपति बताया गया या फिर मोनार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो राज्य का प्रमुख होता है। यहाँ पर राज्य से मतलब है देश, ठीक है, जो देश का प्रमुख होता है। और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का प्रमुख होता है, जो संसद के अधिकांश कार्यकारी अधिकारी और जिम्मेदारियों का प्रयोग करता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का प्रमुख होता है और वो सारी की सारी शक्तियों का भी प्रयोग करता है। जहाँ तक दोनों के बीच की शक्तियों का वितरण का प्रश्न है, इसे भारत के मामले में संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही पद हैं। अब तो यहाँ पे जो शक्तियों का बंटवारा होता है वो सिंपली संविधान में लिखा जा चुका है। राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है औपचारिक रूप से। ठीक है, उसके बाद आता है बहुमत दल का शासन। संसद के निचले सदन में अधिकांश सीटों को प्राप्त करने वाला दल सरकार बनाता है। ठीक है, संसद के निचले सदन में जो भी व्यक्ति अधिकांश सीटों को प्राप्त करता है वही सरकार का गठन करता है। राज्य का मुखिया राष्ट्रपति या सम्राट सरकार के प्रमुख यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। वह मंत्रियों की परिषद के साथ राष्ट्रपति या सम्राट के नाम पर महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेता है। वह मंत्री जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, वो मंत्रियों की परिषद के साथ राष्ट्रपति या सम्राट के नाम पर महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेता है। प्रधानमंत्री सारे के सारे
शक्तियों का प्रयोग करके निर्णय ले सकता है बिना किसी परेशानी के। ठीक है। उसके बाद आता है सत्तारूढ़ी बहुमत द्वारा कानून का एक भाग प्रस्तुत किया जाता है तो उस दल के प्रत्येक सदस्य को उस कानून के पक्ष में मतदान देने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है। जब भी संसद में कोई भी बिल पास होता है, ठीक है, तो बिल पास करते टाइम प्रत्येक सांसद को अधिकार होता है कि वो इस बिल के पक्ष में या फिर विपक्ष में मतदान करे। अगर पक्ष के जो मतदान है वो अधिक होते हैं तो बिल को पारित कर दिया जाता है और जो भी बिल प्रस्तुत किया जाता है वो एक कानून बन जाता है। और वहीं अगर विपक्ष में मतदान ज़्यादा है तो जो प्रस्तुत बिल है उसे वहीं पे समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये पॉइंट आउट बताए गए हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में जो चल रहा है किसानों का मुद्दा, उसमें जब वो कानून संसद में आया तो बीजेपी की गवर्नमेंट के जितने भी नेता थे उन्होंने उसके पक्ष में मतदान किया और वो बिल कानून बन गया। उसके बाद आता है कि राष्ट्रपति और क्राउन को सरकार बनाने के लिए एक व्यक्ति को आमंत्रित करना का विवेक है। राज्य का मुखिया शासन करता है। ठीक है। राष्ट्रपति या फिर मोनार्क के पास एक शक्ति होती है कि वो किसी एक व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है और राज्य का प्रमुख शासन करता है। जो भी उस राज्य का प्रमुख है वही शासन करता है। फिर आते हैं सामूहिक जिम्मेदारी। यह संसदीय प्रणाली का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। तो ये संसद की एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और मंत्रालय यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी है। अगर मंत्रिपरिषद कोई भी गलत काम करती है या फिर कोई भी गलत मुद्दा उठाती है तो उसको अपने निचले सदन के लिए उत्तर देना होगा क्योंकि वो उसके प्रति उत्तरदायी है। उसे सत्ता में बने रहने के लिए सभी विधायकों द्वारा पारित अपनी नीतियों निर्णयों के प्रति कार्य करना होगा। ठीक है। अगर मंत्रालय या फिर मंत्रिपरिषद के जो भी नेता हैं वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा, सारे के सारे कानूनों को फॉलो करना होगा। अगर उन्होंने कोई भी कानून को फॉलो नहीं किया तो उनकी सरकार गिर जाएगी और वहीं पे सरकार समाप्त हो जाएगी। उसके बाद दोबारा चुनाव होंगे और दोबारा चुनी जाएगी। इसका अर्थ है कि सरकार तब तक सत्ता में बनी रहती है जब तक वह सदन का विश्वास प्राप्त करती है। तो ये सिंपल सी बात है कि सरकार तब तक ही सदन में बनी रहेगी जब तक उसको सदन का विश्वास प्राप्त होगा। जब भी सदन को ऐसा लगा कि अब सरकार पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए तभी वो सदन को अप्रस्ताव लाके हटा सकती है। ठीक है। सरकार गिरा सकती है। उसके बाद आता है मंत्री विधायक और कार्यपालिका दोनों के सदस्य हैं। इसका अर्थ है कि दोनों के बीच कोई अलगाव नहीं है। विधायक से कार्यपालिका उभरती है। संसद में बहुमत का आनंद ले रहे दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। तो विधायक से कार्यपालिका उभरती है, विधायिका से कार्यपालिका को निकाला जाता है, मतलब उभर के बाहर आती है। दूसरा, संसद का वह दल जिसको अधिक वोट मिले हैं वही उसका एक नेता प्रधानमंत्री बनता है। मंत्री के रूप में किसी भी गैर सदस्य की नियुक्ति के मामले में उसे निश्चित अवधि के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। ठीक है। तो मंत्री के रूप में अगर कोई गैर सदस्य है और उसे सत्ता में रहना है, ठीक है, और नियुक्त होना है मंत्री के पद पे, तो उसके लिए उसे किसी भी एक सदन में शामिल होना होगा। संसदीय प्रणाली में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी और विधायिका के बीच सामंजस्य एक प्रमुख भूमिका निभाती है। ठीक है। संसदीय प्रणाली में जो स्थिरता है उसको सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी और विधायिका के बीच सामंजस्य की एक प्रमुख भूमिका है। अगर कार्यकारी और विधायिका के बीच में अगर कोई भी वाद विवाद है तो यह अच्छी सरकार के लक्षण नहीं है। फिर आता है अध्यक्षमुक्ता प्रणाली। अध्यक्षमुक्ता प्रणाली में राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख एक ही प्राधिकरण में राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। सरकार का और राज्य का प्रमुख वह व्यक्ति राष्ट्रपति कहलाता है। राष्ट्रपति देश का प्रशासन करने के लिए अपने मंत्रियों या कैबिनेट को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति क्या करेगा, एक ऐसी कैबिनेट बनाएगा जहाँ पे उसके कुछ ऐसे नेता होंगे जो कि देश पे शासन करने के लिए करेंगे। ठीक है। और उसकी मदद करेंगे। उसके बाद आता है अध्यक्षमुक्ता प्रणाली की कुछ विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट है
संसदीय प्रणाली के विपरीत नाममात्र कार्यकारी और वास्तविक कार्यकारी के बीच कोई अंतर नहीं है। संसदीय प्रणाली के विपरीत नाममात्र और कार्यकारी वास्तविक कार्य के बीच में कोई अंतर नहीं है। कार्यकारी और विधायक वास्तविक कार्यकारियों के बीच में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों लगभग समान ही हैं। सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ सरकार का प्रमुख भी होता है। सभी कार्य उसके द्वारा किए गए उसके अपने निर्णय पर किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का जितने भी निर्णय होंगे सरकार वही कार्य करेगी जो राष्ट्रपति निर्णय लेगा। इस प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों की स्पष्ट प्राधिकरण है। जो विधायिका है और कार्यपालिका है उसके बीच में जितनी भी शक्तियां हैं उन्हें साफ साफ लिखा गया है इस प्रणाली में। कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं रह सकता। अगर कार्यपालिका का सदस्य है कोई व्यक्ति तो वो विधायिका के सदस्य नहीं बन सकता। विधायक वह विधायिका की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। दोनों शाखाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। कार्यकारी और विधायिका दोनों एक दूसरे से टोटली अलग हैं। ठीक है, तो उनको इस तरह बनाया गया है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट कि राष्ट्रपति अपने स्वयं के नियुक्त अधिकारियों की मदद से देश चलाता है। राष्ट्रपति खुद की एक कैबिनेट बनाता है और जिसे नियुक्त करता है और उन्हीं की मदद से देश को चलाता है, जिसे कैबिनेट कहा जाता है। कैबिनेट के सदस्य उसके लिए जिम्मेदार होते हैं और राष्ट्रपति की सहमति से कार्यकाल संभालते हैं। जितने भी वो सदस्यों को चुनेगा वो राष्ट्रपति के प्रति क्या होंगे, राष्ट्र के प्रति जवाबदेह होंगे, राष्ट्रपति के प्रति। दूसरा, उसके लिए लॉयल होंगे। मंत्री अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं है। मंत्री कोई भी कार्य करता है वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश में विधायिका विभिन्न सरकारी विभागों के कामकाज की जांच के लिए कुछ जांच समितियों का गठन कर सकता है। अमेरिका में कुछ इस तरह बताया गया है कि देश में जो विधायिका है और सरकार के विभाग हैं उनके कामकाज को देखने के लिए विधायिका कुछ ऐसे संगठन बना सकती है छोटे छोटे, जो कि उसके कामों पर ध्यान देंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है संसदीय प्रणाली में आमतौर पर सभी मंत्रियों या एक ही राजनीतिक दल के होते हैं जिनका संसद में बहुमत होता है। केवल गठबंधन सरकार के लिए मामले में कोई भी पार्टी संसद में बहुमत हासिल नहीं करती। ठीक है, अगर गठबंधन सरकार बनी है तो दो पार्टी को वोट मिले हैं अधिक, बट अगर वो अलग अलग सरकार बनाएंगी तो नहीं बनेगा, बट अगर वो एक साथ मिलकर सरकार बनाएंगी तो उन्हें सरकार बन सकती है। ठीक है, तो कैबिनेट राष्ट्रपति कहता है। ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जिसे वह अपने कार्यकाल में उचित मानता है। राष्ट्रपति के पास एक ऐसी शक्ति होती है जिससे कि वो किसी भी नेता को या फिर किसी भी कर्मचारी को नियुक्त कर सकता है अपने कार्य के लिए। ठीक है, कार्यालय में वह अलग अलग राजनीतिक दल के व्यक्ति या प्रतिष्ठा व्यक्तियों को चुन सकता है और उन्हें देश चलाने के लिए नियुक्त कर सकता है। वो किसी भी व्यक्ति को चुन सकता है राष्ट्रपति और देश चलाने के लिए कह सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन की लोकतंत्र की व्यवस्था, ठीक है, ये दो बताई गई हैं। लिखित और सहबद्ध संविधान, सम्मेलनों के अधिकार पर लिखित संविधान, रिपब्लिकन तंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, सरकार की संघीय व्यवस्था, सरकार की एकात्मक प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, संसदीय प्रणाली, अधिकारों का विभाजन, शक्तियों का पृथक्करण, दो पार्टी प्रणाली, मिश्रित दल प्रणाली। तो ये सब कुछ अंतर हैं अमेरिका की सत्ता और अमेरिका और ब्रिटेन की जो लोकतंत्र है उस व्यवस्था के बारे में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था, मतलब ब्रिटिश में जो संसद की व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। तो दुनिया भर में सरकारों की भूमिका आमतौर पर संविधान द्वारा परिभाषित की जाती है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें सरकार क्या कार्य करेगी ये वहाँ उस देश के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखित होता है। हालांकि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसके पास कोई लिखित संविधान नहीं है। ब्रिटेन के पास कोई भी अपना लिखित संविधान नहीं है। ये सब पॉइंट आउट है, आप इनको जरूर नोट डाउन करें, यह काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। ब्रिटेन का यह अलिखित संविधान संसद, सम्मेलनों, परंपराओं और न्यायिक घोषणाओं के विभिन्न कार्यों का मिश्रण है। ठीक है, ब्रिटेन का ये जो अलिखित संविधान है इसमें किस किस चीज़ का घोषणा है मिलाया गया है इसको,
सम्मेलनों को मिलाया गया, परंपराओं और न्यायिक घोषणाओं को मिलाया गया। ठीक है, तो इसीलिए ये एक विभिन्न कार्यों का मिश्रण है, इसमें अलग अलग कार्यों का मिश्रण किया गया। अन्य देशों के विपरीत किसी भी संविधान सभा द्वारा ब्रिटिश संविधान का प्रतिरूप तैयार नहीं किया गया था। ठीक है, अन्य देशों की तरह किसी भी, जैसे भी काफ़ी सारे देश हैं उन वहाँ पे लिखित संविधान है, बट जो ब्रिटिश सरकार है वहाँ पे संविधान को लिखा ही नहीं गया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। पर अगर हम भारत की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे उसका लिखित संविधान आपको जरूर मिलेगा। संविधान की अलिखित प्रकृति के कारण यह दुनिया का सबसे लचीला संरचना बन जाती है। ठीक है, अब जो ब्रिटिश है वहाँ पे संविधान को लिखा नहीं गया, तो वहाँ की जो संविधान है वो इतना लचीला बन गया है कि कोई भी व्यक्ति आके वहाँ पे रूल बना सकता है बड़ी आसानी से। एक लिखित संविधान वाला देश बहुसंख्यक दल को अभूतपूर्व तरीकों से कार्य करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन के लिए विस्तृत प्रयोग करता है। ठीक है, कोई ऐसा देश जहाँ पे बहुत सारे बहुसंख्यक दल हैं, ठीक है, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, तो वो क्या करेगा, अपने संविधान में संशोधन करके उनके जो कार्य हैं उन्हें रोकने में मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद आती है संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटिश संसद को दुनिया की सभी राजनीतिक प्रणालियों की जननी कहा जाता है। इसको ज़रा आप जरूर लिखें क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो ब्रिटिश संसद है उसे पूरी दुनिया में जितने भी राजनीतिक प्रणाली है उनकी जननी कहा जाता है। किसी भी लिखित संविधान की अनुपस्थिति के कारण संसद को सर्वोच्च प्राधिकरण माना जा सकता है। ठीक है, अगर किसी देश के पास लिखित संविधान नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, जो संसद है वही सर्वोच्च मानी जाएगी। यह इतना शक्तिशाली है कि इसे छोड़कर सभी कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इतनी शक्तिशाली बताई गई है यहाँ पे कि इसे छोड़कर कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हेलेशियम के शब्द में है, किसी भी कानून को बनाने या मौजूद व्यवस्था में तब तक कोई बदलाव करने की क्षमता रखता है जब तक कि वह उस हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त नहीं करता। ठीक है, किसी व्यक्ति के पास तब तक ये वाली पावर नहीं होगी कि वो किसी कानून को बनाए जब तक कि उसे हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत नहीं मिल जाती। ठीक है, यहाँ तक कि न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित किसी भी कानून पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ब्रिटेन में जो न्यायपालिका है उसके पास भी ये वाली शक्ति नहीं है कि वो संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून पर उंगली उठाए या फिर उसके प्रति संसद जवाबदेह हो। फिर आता है संसदीय लोकतंत्र होने के नाते कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र होने के नाते जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। संसद विभिन्न तंत्रों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। जो संसद है वो अलग अलग तरीक़ों से, मतलब अलग अलग टाइप्स से क्या करेगा, कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखेगा। अगर कार्यपालिका कुछ गलत कार्य कर रही है तो संसद उसको रोक सकता है, उसके पास इस तरह की शक्तियाँ हैं। ठीक है, अगर कार्यपालिका को कोई सहायता चाहिए तो संसद उसकी सहायता भी करेगी। तो ऐसे कुछ है, जैसे स्थगन प्रस्ताव, जिसके माध्यम से सार्वजनिक महत्व, सेंसर प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि पर चर्चा होती है। ठीक है, कुछ उदाहरण बताए गए हैं, जैसे कि स्थगन प्रस्ताव हो गया जिसके माध्यम से सार्वजनिक महत्व है, सेंसर प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लाकर वो उसको हटा भी सकती है और या फिर उसकी मदद भी कर सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है हाउस ऑफ कॉमन्स में अधिकांश सीट जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती है। हाउस ऑफ कॉमन्स में एक कोई भी पार्टी जितनी भी अधिक सीटें जीतेगी उसके हिसाब से ये चुना जाएगा कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। पार्टी किसी को भी उस पार्टी का नेता के रूप में चुन सकती है और प्रधानमंत्री बना सकती है। ठीक है, जो पार्टी अधिकांश मतों से जीतेगी उसी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलेगा और उस पार्टी का कोई भी नेता प्रधानमंत्री बन सकता है अगर उसे चुना जाए तो। मोनार्क मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है जो बाद में मंत्रियों की एक टीम को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति या फिर मोनार्क सेम है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री फिर अपनी एक कमेटी बनाता है। फिर आता है कि संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक वर्चस्व वाले देश में राष्ट्रपति की शक्तियां संविधान में स्पष्ट रूप से बताई गई है। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र की हम बात करते हैं तो संवैधानिक वर्चस्व वाला देश जहाँ पे संवैधानिक है वहाँ पे राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियाँ हैं संविधान में लिखी गई है। ब्रिटेन इस मामले में अनूठा मामला है जहाँ सम्राट की शक्तियाँ कहीं नहीं लिखी गई।
ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है, जिसके कारण जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं वो कहीं भी लिखी नहीं गई हैं। और संसद के किसी भी अधिनियम ने कभी भी सम्राट की शक्तियों को रेखांकित नहीं किया। ठीक है, संसद, वहाँ की जो संसद है उसके पास ना ही शक्ति और ना ही कभी उसने राष्ट्रपति की शक्तियों का रेखांकित किया। 1688 में गौरवशील क्रांति से पहले राष्ट्रपति के पास लगभग सभी शक्तियाँ थी। 1688 में जो क्रांति हुई उसके बाद से उससे पहले राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियाँ हुई करती थी। लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया ने अपनी शक्ति में गिरावट और प्रधानमंत्री के हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियों का हस्तांतरण किया। लोकतंत्रकरण की जो व्यवस्था है उसने क्या करा, उसने अपनी शक्तियों में गिरावट लाई और प्रधानमंत्री को सारी की सारी शक्तियों का हस्तांतरण कर दिया। प्रधानमंत्री सभी शक्तियों को संभाल कर सरकार के प्रमुख बन जाता है और राजा या क्राउन का प्रमुख रहा। तो प्रधानमंत्री को सारी शक्तियाँ मिल गई और उसके बाद वो राजा का और सरकार का प्रमुख रहा। क्राउन प्रशासनिक और कार्यकारी अधिकारियों को नियुक्त करता है। क्राउन क्या करेगा, प्रशासनिक और कार्यकारी जो भी व्यक्ति कार्य करेगा उनको नियुक्त करता है। जैसे कि रक्षा बल पर सर्वोच्च कमान रखता है। जो क्राउन है उसको रक्षा बल पर पूरी की पूरी शक्तियाँ होती हैं। सभी प्रमुख कार्यकारी एजेंसियाँ आदियों के काम का सर्वेक्षण करता है। जितनी भी एजेंसियाँ हैं जो कार्य करती हैं गवर्नमेंट्स के लिए, ठीक है, उन पर ध्यान देना क्राउन का कार्य होता है। संसद द्वारा पारित सभी विधेयकों को अधिनियम बनाने के लिए क्राउन से स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अगर कोई भी बिल है उसे अगर पास करवा के कानून बनवाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्राउन की स्वीकृति भी मिलनी चाहिए। उसके बाद आता है यहाँ पे 3 शक्तियों को दर्शाया गया है। मोनार्क, राष्ट्रपति की 3 शक्तियों को दर्शाया गया। परामर्श करने का अधिकार, प्रोत्साहित करने का अधिकार, चेतावनी देने का अधिकार। संसद की शक्तियों में वृद्धि के बावजूद क्राउन अभी भी ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में एक प्रभाव रखता है। संसद की जो शक्तियाँ हैं उसमें वृद्धि तो हुई है, पर आज भी क्राउन जो है वहाँ पे ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण प्लेस रखता है। ना कोई उसे हटा सकता है और ना ही कोई कानून लाके उसे ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ आज के पॉइंट थे चैप्टर के जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आपको पॉइंट समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को ज़रूर बताएं, मैं इस पॉइंट को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समझा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें क्योंकि इस प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे आपसे चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।